चलो भाई बच्चों, तो सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था हमारा, है ना। और सॉल्यूशन चैप्टर में हमने क्या देख लिया, सबसे पहले दिन हमने सॉल्यूशन के पहले लेक्चर में देखा था कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, कौन सा सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, बाइनरी सॉल्यूशन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें केवल और केवल क्या होता है, एक ही कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। यही तो पढ़ा था ना हमने। सेकंड लेक्चर में हमने कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करी थी, जैसे परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V, ppm W/W, ppm W/V, ppm V/V। उसके अलावा शायद मोलैरिटी भी हमने देखी थी, मोल फ्रैक्शन को भी देख लिया था हमने। और मोल फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसी मतलब सॉल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, और सॉल्वेंट के मोल निकालने हो तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। और इन दोनों का सम, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो मोल फ्रैक्शन है, इन दोनों का सम हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, उनका मोल फ्रैक्शन 1 से कम होगा। हाँ या ना, समझ में आ रही बात। उसके बाद मोलैरिटी भी हो गई थी शायद। मोलैरिटी क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन को बनाने के लिए कितने मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, मोलैरिटी बोलेंगे। डिनोट करते हैं मोलैरिटी को कैपिटल M से, ये भी आपको बता दिया था। उसके अलावा अगर आपको परसेंटेज W/V आपको डाटा दिया गया है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा बन जाता था कि परसेंटेज W/V इंटू 10 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। अगर आपको मान लो परसेंटेज W/W दे रखा था तो परसेंटेज W/W इंटू D मतलब डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये था। अच्छा, कोई सब्सटेंस ऐसा गिवन था जैसे कि हमें वाटर होता है, समझ में आ रही बात। वाटर जैसे कि हमारा सॉल्वेंट के टाइप पर काम करता है और उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml के आसपास, 1 ग्राम पर ml उसकी डेंसिटी होती है। अगर कोई सब्सटेंस आपको बेटा ऐसा गिवन है तो उसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला बताया था, वो था कि डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई क्या होता है आपका 1000 डिवाइडेड बाई क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। और इसी की तर्ज पे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर। क्या क्वेश्चन है भाई, कैलकुलेट मोलैरिटी, डेंसिटी नहीं है, क्या है भाई ये, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर जो होता है आपका, और उसकी जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1 ग्राम पर ml। क्या होती है भाई डेंसिटी, 1 ग्राम पर ml की डेंसिटी होती है। तो उसके लिए आपको क्या निकालना है, उसके लिए आपको वाटर की मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा कि D इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या आ गया भाई, मॉलिक्यूलर वेट आ गया। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है। तो डेंसिटी वाटर की कितनी है, डेंसिटी वाटर की है 1 ग्राम। यानी कि मैं कहने का मतलब क्या हूं, अगर कोई आपके पास में प्योर सॉल्वेंट है, समझ में आ रही बात, या कोई आपके पास में प्योर चीज़ है, ये फॉर्मूला केवल उसी चीज़ के लिए वैलिड है। क्योंकि डेंसिटी, ध्यान सुनिएगा, ये डेंसिटी किसकी, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन होगी। किसकी डेंसिटी होगी, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप मोलैरिटी का एक फॉर्मूला भी हम देखते हैं कि मतलब ये मैंने मोलैरिटी का जनरल फॉर्मूला जो आपको बताया था कि वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन ml। तो बेटा ये वॉल्यूम किसका था, सॉल्यूशन का था। ये वेट किसका था, सॉल्यूट का था। तो ये दोनों के दोनों को ही हम डेंसिटी कंसिडर कर सकते हैं। यानी वेट बाय वॉल्यूम ही क्या होता है, डेंसिटी होता है। लेकिन कब, जब नीचे और ऊपर दोनों क्या हो, सेम हो। समझ में आ रही बात। और सेम कब होगा, जब वहां पर हमारा सॉल्यूशन ना होकर के क्या मिल जाए, कोई प्योर लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट हमारा मिल जाता है। तो उस कंडीशन में हमारा सेम निकल करके आएगा। ध्यान देखिएगा, यानी कि सॉल्यूट भी वही और सॉल्वेंट भी वही। समझ रहे नहीं समझ रहे आप बात को। तो जब सॉल्यूट भी वही, सॉल्वेंट भी वही, तो वेट बाय वॉल्यूम को मैं किससे रिप्लेस कर दिया, मैंने डेंसिटी से रिप्लेस कर दिया। तो क्या बन गया, डेंसिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे क्वेश्चन की अगर आपको कभी भी वो निकलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसमें उसकी डेंसिटी आपको गिवन रहेगी, कितनी होगी, ग्राम पर ml उसकी डेंसिटी होती है। बेटा ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब आपने कुछ नहीं करना, अब आप क्या करेंगे, ग्राम पर ml 1 इंटू में क्या हो गया, 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो गया भैया आपके 18, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना हो गया भाई, 18 हो गया। हाँ या ना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। और अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 55.5 m निकल करके आ जाएगा। नहीं आ रही समझ में बात, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये क्या है, ये है वाटर की मोलैरिटी होती है। कौन से वाटर की, प्योर वाटर की। ध्यान दीजिएगा, अगर प्योर वाटर का, अब मैं एक क्वेश्चन और जैसा आपको कराने लग जाऊं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ 20 ग्राम ऑफ प्योर वाटर। क्या बोला भाई मैंने, कि कैलकुलेट दी मोलैरिटी करेंगे, सॉरी यहाँ पर कैलकुलेट दी क्या करेंगे भाई, मोलैरिटी ऑफ
20 ग्राम ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर दिया आपको, कितना दिया 20 ग्राम, उसकी डेंसिटी निकालना, तो भी इसका आंसर क्या जाएगा बेटा 55.5 m ही जाने वाला है, क्योंकि ये जो डेंसिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे वो गिवन वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय गिवन वॉल्यूम ऑफ द वाटर होगा, जो कि फिक्स होगा 1 ग्राम पर ml, ये चेंज नहीं होने वाला है। आ रही बात समझ में? इसीलिए तुम्हारा यहाँ पर 20 ग्राम ले लो, 20 किलोग्राम ले लो, जब तक प्योर वाटर मौजूद है तब तक क्या रहेगी, मोलैरिटी भी कांस्टेंट रहने वाली है, ध्यान से देखिएगा। और वो कितनी है सॉरी वो कितनी है भाई, वो है 55.5 मोलर, क्या बोलेंगे इसे, मोलर। यूनिट क्या होगी मोलैरिटी की, मोलर या मोल पर लीटर होगी, तो ये आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। साथ के साथ में यूनिट देखिएगा, मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी भैया, या तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोलर बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, मोल पर लीटर के नाम से इसको जाना जाएगा। अरे नहीं यार, समझ में बात? तो ये क्या था भाई हमारा, ये था डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, जिसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि न्यूमेरिकल का एक लेक्चर आपका अलग से लिया जाएगा, जिसमें प्योरली हम क्या डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो अभी हम क्या देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखते हैं। समझ में आ रही बात? क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में इंक्लूड किया था, तो बच्चों को थोड़ा डाउट आए थे, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर आपको क्या कर दिया, बता दिया। समझ में आ रही बात? चलिए अब हम चलते हैं आगे अगली टर्म पर, जिसका नाम है मोलैलिटी। क्या नाम है भाई, मोलैलिटी। अबे क्या नाम है, मोलैलिटी। देखो छोटा बच्चा होता है छोटा बच्चा थोड़ा तोतला बोलता है, तो वो मोलैरिटी को कैसे बोलेगा, मोलैलिटी। कैसे बोलेगा भाई, मोलैलिटी। नहीं आ रही समझ में बात? तो देखो छोटा बच्चा बड़े बच्चे से क्या मतलब है, सर मोलैरिटी बड़ा बच्चा है मतलब कैपिटल M आएगा, मोलैलिटी छोटा बच्चा है मतलब स्मॉल m यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। तो अगली जो टर्म है, नंबर कौन सा भाई हमारा, 1 2 3 4, नंबर 4 है ना, ठीक है। नंबर 4 पर हमारा क्या है टर्म, नंबर 4 पर है मोलैलिटी। सर मोलैरिटी को डिनोट किया था कैपिटल M से, तो मोलैलिटी को डिनोट करेंगे भाई स्मॉल m से। ये आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात? सर मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हरी बात समझे, डिसॉल्व्ड इन या प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां भी कहानी लगभग सेम सी है, जैसे वहां पर नंबर ऑफ मोल्स था ऐसे यहां पर होगा। और वो क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आ रही बात समझ में, क्लियर है? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, प्रेजेंट है। सर किस में प्रेजेंट है, वहां पर था 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहां पर क्या यूज करेंगे हम, 1 kg 1 किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। अरे फर्क समझ गए कि नहीं समझ गए? बस यही कहानी है कि यहां पर आप सॉल्यूशन में नहीं, किस में मेजर करते हैं, सॉल्वेंट में मेजर करते हैं, और वॉल्यूम में नहीं, किस में मेजर करेंगे, वेट में मेजर करेंगे। बाकी सारी की सारी कहानी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो एग्जाम्पल देखिएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू स्मॉल m है। आ रही बात समझ में? तो ये क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारा, वेट ऑफ क्या हो गया भैया हमारा, ये सॉल्वेंट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में ले लिया हमने, ये ले लिया हमने किलोग्राम के अंदर। किस में ले लिया भाई हमने, ये ले लिया हमने किलोग्राम के अंदर। अब कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई दिक्कत वाली बात है? फिर हमारे वही बीमारी फॉर्मूले में फॉर्मूला बनाने की, नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 तरीके हैं, तो तीनों तरीके यूज होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट। समझ में आ रही बात, मास अपॉन मोलर मास, वही फॉर्मूला N इज इक्वल टू W बाई MW, वही फॉर्मूला यहाँ पर क्या किया जाएगा, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन माइंड में याद रखिएगा वो मेन फॉर्मूला नहीं है, मेन फॉर्मूला ये है। सर ऐसे क्यों बोल रहे, क्योंकि भाई नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो सकते हैं ना, वो तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल देके पूछ लेके बताओ इसकी मोलैलिटी कितनी है। नहीं समझ में आ रही बात, न्यूमेरिकल पोर्शन में समझेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल बोल दे, फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज बोली, कहा कि कोई गैस है, आपको उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन है, आपके 44 गिवन है, और उसके नंबर ऑफ पार्टिकल कितने गिवन है भैया, आपके 3.011 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद है। तो बताओ सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी होगी अगर आपको 2.5 kg का सॉल्यूशन तैयार करना। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स वेट बाय मोलर वेट तो काम नहीं कर रहा ना, कौन सा काम कर रहा, नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर काम कर रहा। सर मोल निकालने के 3 तरीके थे, मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। नहीं आ रही समझ में बात? तो हर बार वेट के टर्म में कैलकुलेट हो नंबर ऑफ मोल्स, ये जरूरी नहीं है। लेकिन यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है बेसिकली, उसमें जो हम यहां पर यूज करते हैं बेटा, मोस्टली ज्यादातर केस में वेट वगैरह यूज करते हैं। समझ में आ रही बात आपकी भैया? क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर जो आप अगर मान लो पार्टिकल गिन के डालने लगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एक अलग मेजरमेंट करनी होगी। तो क्या बोला मैंने, सर मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। नहीं आ रही समझ में बात? चलो थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो हमारे वही बीमारी जो हम है, नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते
सकते हैं सर वेट बाई, अच्छा पहले इसे किलोग्राम है किस में कन्वर्ट कर लो, ग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट, ये मैंने कैपिटल डब्ल्यू बना दिया, ध्यान से देखिएगा। और ये किस में ले लिया भाई मैंने, ये ले लिया मैंने ग्राम में, ऊपर क्या कर दी 1000 से मल्टीप्लाई कर दी। कोई समस्या किसी को भाई किसी बात की, अरे बोल लो भाई, नहीं है ना कोई समस्या, बढ़ो आगे की तरफ। तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, वेट बाई मोलिकुलर वेट, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, देखो मैंने स्मॉल डब्ल्यू लिखा डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट इनटू कैपिटल डब्ल्यू, और इनटू में क्या आ गया हमारा ये 1000 आ गया। एक मोलैलिटी का फॉर्मूला बेटा हमारे सामने क्या है, ये भी है। आ रही बात समझ में। सर कभी मोलैलिटी आपसे पूछ ली जाए ऐसे मामले में कि भैया जैसे कि आपको डेंसिटी वगैरह दे रखी हो तो उस कंडीशन में क्या कैलकुलेट करेंगे, देखो अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर बहुत सारी चीजें हो जाती है, मोलैलिटी के अलग अलग फॉर्मूले यहां पर आ जाते हैं, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन पूछ लेते हैं, मोलैलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन पूछ लेते हैं, मोलैरिटी गिवन है तो मोलैलिटी को कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके बहुत सारे मेथड है। मैं आपको बता दूं, जब भी कोई आपकी ऐसी टर्म होती है जिसमें वॉल्यूम गिवन है, आ रही बात समझ में, और आपको उसको चेंज करना होता है ऐसे टर्म में जिसमें क्या गिवन होता है, वेट गिवन होता है। जैसे मोलैरिटी के अंदर क्या गिवन होता है नीचे, वॉल्यूम, और मोलैलिटी में क्या होता है, वेट होता है। तो यानी आपको वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना है, वेट में कन्वर्ट करना है, तो आपको जरूरत पड़ेगी एक मीडिएटर की जिसका नाम क्या होता है, डेंसिटी। तो इसका मतलब डेंसिटी की जरूरत पड़ती है वॉल्यूम वाली टर्म को किस में कन्वर्ट करने के लिए, वेट वाली टर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और वेट वाली टर्म को किस में कन्वर्ट करने के लिए, वॉल्यूम वाली टर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। बेटा हमें यहां पर एक यूनिट की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम क्या है रे बच्चों, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला मालूम है ना, मास बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, तो वो आपका क्या आता है बेटा, वो आपका डेंसिटी का फॉर्मूला निकल करके आएगा। नहीं आ रही समझ में बात, अरे क्लियर है। तो ये हमारा सीधा सीधा क्या है, ये हमारा सीधा सीधा यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है। चलिए अब ये तो था हमारा मोलैलिटी का नॉर्मल फॉर्मूला, जो कि आपको क्या रखना है, जो कि आपको ये बिल्कुल याद रखना है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक मेन फॉर्मूला याद रखो, बाकी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मोलैलिटी का कनेक्शन मोलैरिटी से कैसे है उसको हम देखेंगे, और मोलैलिटी का कनेक्शन मोल फ्रैक्शन से कैसे है तो हम उसको भी देखेंगे। तो डायरेक्ट डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं भैया, फॉर्मूला याद कर लो। कुछ चीजें देखो आपको रटनी पड़ेंगी अपना काम आसान बनाने के लिए, क्योंकि फॉर्मूले का डेरिवेशन कहां से आया, क्यों आया, कब आया, किस तरह आया, उसको हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो बेटा आपको क्या रखना है, ये चीज यहां पर ध्यान रखनी है। समझ में आ रही बात आपकी, क्लियर है। तो मैं आपको सबसे पहला फॉर्मूला बता रहा हूं भैया कि मोलैलिटी का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू मोलैरिटी, यानी अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मोलैरिटी गिवन है, मैं क्या बोल रहा, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, मोलैरिटी रीटी कैपिटल एम वेट बाय वॉल्यूम, आ रही बात समझ में। अगर आपको क्या गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, तो उस कंडीशन में आप मोलैलिटी यानी कि वेट बाय वेट, आ रही बात समझ में, मोलैलिटी के अंदर अगर आपको कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है भाई, मोलैरिटी को, कैपिटल एम को कन्वर्ट करना है मोलैलिटी स्मॉल एम के अंदर कन्वर्ट करना है, तो बेटा आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यहां पर क्या रखना है, याद रखना है। कैसे आया क्या आया कोई मायने नहीं रखता। तो यहां पर आपने क्या लिया, यहां पर आपने मोलैलिटी स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या करेंगे 1000 इंटू एम, यानी जो भी आपको मोलैरिटी गिवन होगी उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आ रही बात, और डिवाइड कर देंगे 1000 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस कर देंगे उसमें भैया मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो ये फॉर्मूला आपका बनता है कहां पर, ये फॉर्मूला आपका बनता है कब, जब आपको मोलैरिटी गिवन होगी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ये आप शॉर्ट ट्रिक मान लो, व्हाटएवर जो मान लो। अदरवाइज मैंने आपको तरीका बताया है। लॉन्ग मेथड क्या है, लॉन्ग मेथड में आपको डेंसिटी गिवन होगी, देखो लॉन्ग मेथड में क्या गिवन होगी, डेंसिटी, डेंसिटी में क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम होगा, हाँ या ना, समझ में आ रही बात। अब उसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन होगा, मोलैरिटी आपको गिवन होगी, तो वहां से आपको क्या निकालना पड़ेगा, वेट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। वेट ऑफ सॉल्यूट तो कॉमन रहेगा दोनों के अंदर ही, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको मिलेगा, उसमें से वेट ऑफ सॉल्यूट माइनस करोगे, माइनस करने पर क्या मिलेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट मिलेगा, फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट का यूज करके आप क्या निकालोगे, मोलैरिटी निकालोगे। तो इतना लंबा कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको एक सवाल ऐसा जरूर करके दिखाऊंगा जो डायरेक्ट इस फॉर्मूले के बेस्ड पर होगा, और वही सेम सवाल मैं करके दिखाऊंगा आपको कैसे, जो हमारा ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेथड होता है, जो हमारा बोर्ड के बच्चे बेसिकली यूज करते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हालांकि बोर्ड के बच्चे तो उसी मेथड को यूज करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से यूज करेंगे, उनको नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आप नीट के स्टूडेंट हो बेटा, आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारे सवाल बनने चाहिए, और सवाल बनने के लिए हमें बहुत कम टाइम की जरूरत पड़ती है। याद रहे कि 1 मिनट केमिस्ट्री का और फिजिक्स का सवाल
मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम जो आप कंज्यूम करेंगे वो 1 मिनट का होना चाहिए। और बायोलॉजी का सवाल आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप टाइम कंज्यूम करेंगे वो 45 सेकंड होना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। बल्कि हमारे एक टीचर तो ये बोला करते थे कि भैया 45 सेकंड आपकी केमिस्ट्री के लिए मैक्सिमम, 30 सेकंड आपकी मैक्सिमम किसके लिए, बायो के लिए, बायो का तो कोई सा भी टॉपिक हो, और 1 मिनट आपके मैक्सिमम किसके लिए भाई, फिजिक्स के लिए। ये हमारी एक टीचर थे बेचारे, वे बोला करते थे का मतलब यह है कि वो अभी भी है, लेकिन अभी हमारा इंटरेक्शन उनसे नहीं है। उनको तो पता नहीं बेचारों को याद होंगे भी नहीं कि उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं पढ़ाया। हजारों बच्चे पढ़ाते थे एक ही क्लास के अंदर, तो हम भी वहां बैठकर पढ़ा करते थे। समझ में आ रही भाई बात आपको? तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि फिजिक्स के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना टाइम लगे, 1 मिनट का। केमिस्ट्री के अंदर मैक्सिमम कितना टाइम लगे, 45 सेकंड का। और बायो के अंदर कितना टाइम लगे, 30 सेकंड का। लेकिन जैसे कि मैं आप जानता हूं कि आपका मीडियम अलग है, आपका मीडियम अलग है, बेसिक बिल्कुल जीरो है, तो आपको अपनी इतनी प्रैक्टिस बनानी है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स का टाइम तो 1 मिनट ले सकते हैं आप, लेकिन बायोलॉजी का मैक्सिमम टाइम 45 मिनट्स है, लेकिन उसको लेकर के आना है आपको 30 सेकंड्स में। ऐसे ही केमिस्ट्री का टाइम जो आपका है 1 मिनट का, उसको आप किसके लेकर के आना, 45 सेकंड पर लेके आना, क्योंकि भैया OMR भरने के लिए भी हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो पहला फॉर्मूला क्या है भैया, पहला फॉर्मूला है मोलैलिटी का। कब है, अगर आपको क्या गिवन है भाई, अगर आपको मोलैलिटी गिवन है तो फॉर्मूला क्या है, बोलेंगे जरा, बोलो फॉर्मूला बोलो कि 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000 m अपॉन 1000 d माइनस मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। बोलो जरा 5-4 बार फॉर्मूला क्या होगा, 1000 m अपॉन 1000 d माइनस मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। बोलो भाई बोलो, ऐसे नहीं काम चलेगा। क्या है फॉर्मूला, बोलो 1000 m अपॉन 1000 d माइनस मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। दोबारा बोलो, देख के नहीं बोलना, तुम बोर्ड पे देख रहे, बिना बोर्ड पे देख के बोलो। 1000 m कौन सा आएगा 1000 के साथ में, बड़े वाला यानी मोलैरिटी वाला। वेरी गुड। तो 1000 m अपॉन 1000 d माइनस मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। बेटा आपको क्या रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अबे नहीं आ रही समझ में बात, क्लियर है? अबे कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए सवाल ये है, सवाल क्या है, सवाल ये है कि मान लो अगर आपको क्या दे रखा हो, मोल फ्रैक्शन दे रखा हो। मान लो आपको क्या गिवन है, मोल फ्रैक्शन गिवन है। तो मोल फ्रैक्शन के केस में आप मोलैलिटी को कैसे निकालेंगे? देखो वह भी बड़ा आसान है, लेकिन फिर मैंने वही बात बोली कि आपको कुछ ना कुछ चीजें बाईपास करनी पड़ेंगी। आपको मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, वहां पर तो डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आपको वेट ऑफ द वॉल्यूम, वेट दिया गया होगा, मॉलिक्यूलर वेट दिया होगा, आप उससे एक के मोल फ्रैक्शन निकालोगे, फिर दूसरे के निकालोगे। भाई ऐसे तो निकालोगे ना भाई। मान लो आपको टोटल सॉल्यूशन का वेट गिवन है, सॉल्यूट का वेट और मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, तब आप क्या निकाल लोगे, किसका वेट निकाल लोगे, सॉल्वेंट का वेट निकाल लोगे। आपको दोनों चीज हो गई, आप पहले क्या निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो। समझ में आ रही बात? अरे निकालोगे नहीं निकालोगे, तो मोलैलिटी को पहले कन्वर्ट करोगे, उससे मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी के अंदर से जो इन्फॉर्मेशन होगी उससे वो इन्फॉर्मेशन निकालोगे जो हमारे मोल फ्रैक्शन के लिए है। फिर मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में क्या रखोगे, चीजों को पुट अप करोगे। लेकिन ऐसे हमारा क्या हो जाएगा भैया, बहुत ज्यादा टाइम लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक और फॉर्मूला बनाया है, और फॉर्मूला क्या है, मोलैलिटी इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोलैलिटी इज इक्वल टू XB अपॉन XA मल्टीप्लाई बाई ऊपर क्या है 1000 इंटू में आ गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A। ये एक फॉर्मूला आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और जो नोटेशन मैंने की आपको बताई थी वो नोटेशन क्या है कि A हमारा यहां पर क्या है बेटा, सॉल्वेंट है, और B हमारा यहां पर क्या मानना है, हमको सॉल्यूट मानना है। तो ये इसके अंदर यहां पर ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, आ रही बात समझ में? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका, आपके सॉल्वेंट का, और उसमें मल्टीप्लाई ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएगी 1000 की। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, ये है। ये भी आपको क्या करना है, रट्टा मारना है, और इसका भी आपको क्या मारना है भैया, रट्टा मारना है। ये इसका कोई विकल्प नहीं है। शॉर्ट टाइम पे क्वेश्चन हमारा करना है, तो ध्यान से देखिएगा। समझ में आ रही बात आपके? अरे भाई कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा मोलैलिटी का, ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। वो थोड़ा सा और हमें क्या पड़ेगा, सिंपल पड़ेगा। सिंपल फॉर्मूला क्या है, वो XB अपॉन XA इज इक्वल टू क्या है भैया, ये XB अपॉन XA इज इक्वल टू, ये एज इट इज वैल्यू अगर मैं इधर रख देता हूं तो मॉलिक्यूलर वेट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो मोलैलिटी इनटू क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारा 1000 आ गया। एक फॉर्मूला हमारा ये भी होता है, तो ये भी आपको क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। मतलब
कहने का मतलब ये है कि जो आपको इजी लगे याद करने में, जैसे ये वाला थोड़ा सा इजी पड़ रहा होगा आपको याद करने में, आ रही बात समझ में, तो आप ये याद कर लो, वो वाला इजी पड़ रहा होगा वो वाला याद कर लो, दोनों के दोनों ही क्या हैं, एक ही हैं। डोंट वरी, फॉर्मूले के ऊपर भी और नॉर्मल जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उससे भी बेटा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखने वाले हैं। समझ में आ रही क्या बात? अबे सो रहे क्या? लग तो नहीं रहा सो रहे, जाग रहे हो। चलिएगा, तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा मोलैलिटी। आ रही बात समझ में? तो मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया। इसके बाद में अच्छा, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कितना यूज किया जाएगा, वो होगा 55.5 ग्राम। आंख बंद करके याद रखिएगा, अगर प्योर वाटर गिवन है तो वो चाहे 1 किलो दे, चाहे 10 किलो दे, चाहे 1 लाख किलो दे, चाहे 20 ग्राम दे, चाहे 1 तोला दे, उसका आंसर हमेशा मोलैरिटी का क्या जाएगा, 55.5 ml जाने वाला है। ये चीज हमेशा आपने क्या रखनी है भाई, याद रखनी है। समझ में आ रही बात? चलिए, अगली जो टर्म आती है बेटा वो आती है हमारी नॉर्मल। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, आप यहां पर क्या यूज करेंगे, डेंसिटी यूज करते हैं ना, है भाई। मोलैरिटी और मोलैलिटी में जाने के लिए क्या यूज करते हैं, डेंसिटी यूज करते हैं। कभी कभी आपको डेंसिटी की जगह क्वेश्चन में क्या गिवन होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन होगी। क्या गिवन होगी भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी की कैलकुलेशन मैं आपको कहां बता चुका हूं, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर बता चुका हूं। क्या बताया था मैंने? कहा था कि कोई भी आपको जो सब्सटेंस दिया गया है उसकी रिलेटिव डेंसिटी विद वाटर, वो क्या कहलाई जाती है आपके, वो उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी कहलाई जाती है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो गया, 1 ग्राम पर ml होगा कि नहीं होगा। इसीलिए जो भी उस सब्सटेंस की डेंसिटी है उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से जाना जाएगा। तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज इतना, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही वो उस सब्सटेंस की क्या बताई जा रही है, डेंसिटी बताई जा रही है। लेकिन वो वाटर के कंपैरिजन में ये बता रही है कि वो वाटर से भारी है कि वाटर से हल्का है। फॉर एग्जांपल, केरोसिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या होती है, वो आपके वाटर के कंपैरिजन में क्या निकल के आएगा। यानी ध्यान से सुनिएगा कि केरोसिन की जो मिट्टी का तेल होता है उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर के रिस्पेक्टिव क्या है, कम है। क्या है भाई, कम है। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए अगर ये वैल्यू कम है और नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है तो ओवरऑल स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। कम आएगी तो वो पानी के ऊपर क्या करेगी, फ्लोट करेगी। तो यही तो कहा गया, कहने लगा भैया आपके केरोसिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, कम है, मतलब केरोसिन की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगी, कम होगी। दैट्स व्हाई वो पानी की सरफेस पर क्या करेगा, फ्लोट करेगा। नहीं यार समझ में बात? तो ये चीज आपको क्या रखनी है भाई, ये चीज आपने यहां पर ध्यान रखनी है। चलिए, अगला सवाल, अगली जो चीज हम यहां पर बात करने वाले हैं वो बात करेंगे बेटा नॉर्मैलिटी की। किसके बारे में बात करेंगे भाई, नॉर्मैलिटी की। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड लेक्चर। अबे याद था, है क्या, है भाई? अबे याद है क्या मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड लेक्चर? यस सर, जिसने बोला मुझे बस वो ये बता दो कि क्या नाम था उस लेक्चर का, बताओ। मोल कॉन्सेप्ट का पहला लेक्चर कौन सा था, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का। दूसरा क्या था, बोलो बोलो, पता नहीं, लेकिन सर यस सर तो बोलना है हमें। दूसरा था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने का, याद आया? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, याद आया? जिसमें एन फैक्टर निकाला था, एसिड के अलग तरीके से, बेस के अलग तरीके से, सॉल्ट के अलग तरीके से, आ रही बात समझ में, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के अलग तरीके से। फिर मैंने कुछ बता दिया था आपको कि भैया कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जिनका एन फैक्टर हम 1 कंसिडर करते हैं। अबे बताया था क्या? तो इक्विवेलेंट वेट का टोटल काम कहाँ आने वाला है, नॉर्मैलिटी के अंदर आने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ रही बात भैया आपके, क्लियर है? लेकिन नॉर्मैलिटी को हम रिलेट करके पढ़ेंगे मोलैरिटी के। किससे रिलेट करके पढ़ेंगे, मोलैरिटी से। ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो मैं ये मिटा दूंगा बाद में, हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका। तो ये क्या है मेरे पास में, ये है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन बताओ क्या थी सर? मोलैरिटी की डेफिनेशन थी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, क्या है भैया, प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही था क्या? हाँ भाई यही था क्या? अब यही इक्वेशन को मैं उठा करके क्या कर देता हूँ भैया, कॉपी कर देता हूँ। क्या कर दिया भाई मैंने, इस इक्वेशन को उठाकर कॉपी कर दिया और इसको क्या रख दिया, यहाँ रख दिया। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, एक ही जगह पर दो, कुछ ना कुछ तो चेंज करोगे ही। हाँ भाई करेंगे। यहाँ पर क्या लिख रहा, मोल्स लिख रहा ना, तो ये मोल्स की जगह मैंने क्या कर दिया, इक्विवेलेंट कर दिया। क्या कर दिया भाई, इक्विवेलेंट कर दिया। याद आया, समझ में आया? तो ये सेम इक्वेशन है कि नहीं है, लेकिन वहां पर क्या है, मोल्स है और यहाँ पर क्या, इक्विवेलेंट। सर ये इक्विवेलेंट क्या बोला, जैसे तो था लास्ट क्लास में बता दूं आपको, तो भैया जैसे वजन को नापने के लिए केवल और केवल किलोग्राम ही यूनिट नहीं होती, और भी यूनिट्स होती है, क्विंटल होती हैं, धड़ी में भी यूज करते हैं,
टन में यूज करते हैं, मन में यूज करते हैं, तोला में यूज करते हैं, समझ में आ रही बात आपको, ग्राम में भी यूज किया जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हम मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मोल्स के साथ साथ क्या हो सकता है हमारा इक्विवेलेंट भी हो सकता है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा सारी चीजें लिंक है। तो मोलैरिटी का मेरे पास में फॉर्मूला क्या आया था निकल के, मोलैरिटी का फॉर्मूला आया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आ रहा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हाँ है ना। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर मेरे पास में नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा आकर, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, क्या बनेगा भाई, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो किस में लिया जाएगा, लीटर में लिया जाएगा। क्या लगभग सेम सेम से चल रहा, नहीं चल रहा भैया, कहानी चल रही कि नहीं चल रही। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, उसको कैलकुलेट किया जाएगा वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मैंने पहले कहा ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड यही है, वो चेंज हो सकता है लेकिन ज्यादातर केसेस में हम क्या करेंगे, उसे यूज करेंगे। इनटू वॉल्यूम इन क्या आ गया भैया आपके लीटर, लीटर की जगह अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, ml ले लूँ, तो यहाँ पर क्या आ गया भैया आपके, यहाँ पर आ जाएगा 1000। तो यही सेम फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा, इसी सेम फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ से उठा करके क्या रख दे रहा हूँ, यहाँ पर रख दे रहा हूँ, तो ये भी हमारा कोई चेंज, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। अब आप बोलोगे सर मॉलिक्यूलर वेट तो हटाना पड़ेगा ना, हाँ हटा दो। तो मॉलिक्यूलर वेट की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, इक्विवेलेंट वेट लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा भाई, इक्विवेलेंट वेट। देखो सिमिलर कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि वहां पर मॉलिक्यूलर वेट था, यहाँ पर क्या था, इक्विवेलेंट वेट था। कोई दिक्कत वाली बात है। अब एक लास्ट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, मुझे वेट के टर्म में क्या मालूम है, मुझे वेट के टर्म में मॉलिक्यूलर वेट मालूम है। आ रही बात समझ? इक्विवेलेंट वेट का मतलब यही है कि मैं अपने इस दिए गए इक्विवेलेंट को कन्वर्ट कर लूंगा किसके अंदर, मॉलिक्यूलर वेट के अंदर कन्वर्ट कर लूंगा, तो मेरे पास में एक इक्विवेलेंट वेट का फाइनल फॉर्मूला आ जाता है, और वो क्या है, वो है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। बस, अरे रख दिया कि नहीं रख दिया। अब जब ये मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर में यहां पर रखता हूं, ध्यान से देखिएगा, जब मैं, अब तो हो गया हमारा काम, आगे हमारे उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई, अब हमारे उसकी कोई जरूरत नहीं है। आ जा भाई तू यहाँ पर आ जा, चलिएगा, ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है मेरा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो ये इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में रख दूं तो क्या आंसर आ गया, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट इनटू 1000। ध्यान से देखिएगा, 1000 चलो बाद में लिखेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या लिखूंगा सर, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, मॉलिक्यूलर वेट, एन फैक्टर नीचे आएगा, कहाँ पहुंचा देना, वो ऊपर पहुंचा देना, और ऊपर ऑलरेडी एक और फैक्टर मौजूद है, एक और चीज मौजूद है, वो क्या है, वो है 1000। भाई पहले से मौजूद है या नहीं है, वो तो लिखी थी। अब क्या बचा नीचे, अब नीचे बचा इनटू वॉल्यूम इन ml सॉल्यूशन का, हाँ या ना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अच्छा, हम जानते हैं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखो तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, और ये 1000 मिला करके और ये मिला करके क्या मोलैरिटी नहीं बन जाता क्या आपका, देखो भाई जरा, कि वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी बन गया कि नहीं बन गया। तो नॉर्मेलिटी का एक और फॉर्मूला बन गया सर, मोलैरिटी इंटू क्या बन गया, एन फैक्टर। अरे क्लियर है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है, यानी कोई भी सब्सटेंस आपको दिया गया है उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करो, एन फैक्टर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, तो मैं आपको बताता हूं क्या ध्यान रखना। एक तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला याद रखना, एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो भी क्या है, वो भी है कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू में क्या आ गया हमारा, इनटू में हो गया हमारा एन फैक्टर। समझ में आ रही बात, अरे क्लियर है। और एक क्या है हमारा इक्विवेलेंट वेट याद रखना कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। बस ये तीन फॉर्मूले आपको क्या रखो, अपना याद करो, और तुम्हारा काम बहुत आराम से होने वाला है, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले याद रखना, इन ये सारे कैसे बने, क्या बने, कोई काम से नहीं है। ये डायरेक्ट तीन फॉर्मूला आप यहां पर यूज कीजिएगा। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी, यानी कि मोलैरिटी की वैल्यू आप रखेंगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारा बन जाएगा। तो यही तीन फॉर्मूले हमारे क्या हैं यहाँ पर, नॉर्मेलिटी को लेकर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये क्या था भाई हमारा, ये था हमारा नॉर्मेलिटी को, जिसको हमने काम कर दिया। अब सवाल ये आता है कि नॉर्मेलिटी बड़ी है या मोलैरिटी बड़ी है। भाई एन फैक्टर की वैल्यू सबसे कम से कम 1 होगी। तो अगर मैं यहाँ पर एन फैक्टर की वैल्यू 1 रख देता हूँ तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर आ जाएगी, मोलैरिटी के बराबर आ जाएगी। अगर मैंने यहां पर एन फैक्टर की वैल्यू 2 रख दी तो 2m मिला करके क्या बना रहे, नॉर्मेलिटी बना रहे। तो नॉर्मेलिटी बड़ी हो गई कि मोलैरिटी बड़ी होगी, नॉर्मेलिटी बड़ी हो गई। तो कंक्लूजन क्या है कि नॉर्मेलिटी या तो बड़ी होगी मोलैरिटी से, या केवल किसके बराबर होगी, मोलैरिटी के बराबर हो सकती है। और बराबर केवल एक ही कंडीशन में है, अगर एन फैक्टर की वैल्यू क्या है, 1 है। जैसे कि HCl एन फैक्टर की वैल्यू 1 है तो उसमें मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के बराबर होगी। जैसे कि HNO3, जैसे कि हमारा NaO है, जैसे कि
हमारा KOH, आ रही बात समझ में, जैसे कि हमारा NaCl, तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है भाई, मोलैरिटी के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर N फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। और N फैक्टर निकालना मैंने आपको सिखाया था। N फैक्टर एसिड के लिए जितने H पॉजिटिव आयन रिप्लेसेबल हो सकते हैं वो, लेकिन आपको स्ट्रक्चर पर जाना पड़ेगा तब जाकर आपको आइडिया लगेगा। बेस के लिए क्या होगा, जितने OH नेगेटिव आयन वहां से रिलीज हो रहे हैं वो, और सॉल्ट के लिए टोटल कैटायनिक या टोटल एनायनिक चार्ज है। ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ही उसका N फैक्टर निकल करके आएगा। समझ में आ रही बात। पिछला लेक्चर देख लिए, मोल कॉन्सेप्ट वाला जो तेरा छूटा हुआ है बेटा उसे पूरा कर ले। समझ में आ रही बात, क्लियर है भाई। तभी बात बनेगी। अगर मोल कॉन्सेप्ट के बिना, तुम मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर इसीलिए तो लिया था मैंने सॉल्यूशन से पहले, कि मोल कॉन्सेप्ट के बिना अगर तुम इसे करने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान उठाओगे। ध्यान सुनिएगा, ठीक है। हाँ भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? हाँ भाई, बढ़ जाऊं आगे। चलिए, कौन सा नंबर की यूनिट थी भाई हमारी है? पहले कौन सा नंबर की थी हमारी है? 4। तो ये कौन सी हो गई हमारी? अब ये हो गई बेटा हमारी 5th, 5वें नंबर की हो गई। चलिए, अब 6ठे नंबर की है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी हमारी है बिल्कुल बच्चों सी की है, कोई इतनी लंबी छोटी उनकी कहानी नहीं है। जैसे कि हमारी एक आगे स्ट्रेंथ हो गई और एक हो गई बेटा हमारी फॉर्मेलिटी हो गई। क्या हो गई भैया? स्ट्रेंथ हो गई और एक क्या हो गई हमारी फॉर्मेलिटी हो गई। तो अगली हमारी टर्मिनोलॉजी है 6ठे नंबर की, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्ट्रेंथ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत वाली बात? क्या है हमारी? स्ट्रेंथ है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे S से। इसके दो फॉर्मूले बनेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से या तो मोलैरिटी गिवन होगी तो मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, और नॉर्मेलिटी गिवन होगी तो नॉर्मेलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। इसके केवल यही दो फॉर्मूले आपने क्या रखना है? याद रखने हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ को आप क्या रखें? ध्यान सुनिएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा आपके ग्राम पर लीटर। क्या होगी? ग्राम पर लीटर। ध्यान से देखिएगा, कैसे यूनिट होगी? ग्राम पर लीटर करके यूनिट होगी। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है। ग्राम पर ml डेंसिटी है, ग्राम पर लीटर क्या होगी? डेंसिटी, स्ट्रेंथ होगी। स्ट्रेंथ का बेसिकली मतलब यही हो गया कि आपका मतलब कोई भी चीज के आप बोल सकते हैं कि आपका 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम सॉल्यूट आपका किसमें गिवन है? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर गिवन है। वो आपकी क्या कहलाई जाएगी? वो आपकी स्ट्रेंथ कहलाई जाएगी। आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट हो गई आपके ग्राम पर लीटर। ठीक है, मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी? मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। ठीक है, नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होगी? नॉर्मेलिटी की यूनिट होगी भैया मोल पर इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे भैया? मोल पर इक्विवेलेंट। समझ में आ रही बात आपको? अबे भाई दिक्कत है, ठीक है। सॉरी, मोल नहीं आने की, इसमें मोल कहां से आएगा यार, तुम गधे हो। यूनिट इसकी क्या होगी? इक्विवेलेंट पर लीटर आएगी। ठीक है, क्या आएगी? इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर इसको ही हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा इससे पहले क्या आएगी हमारी? इससे पहले हमारी आई थी ये मोलैलिटी वाली आई थी। तो मोलैलिटी की यूनिट हमारी क्या हो गई? मोलैलिटी यूनिट हो गई हमारी मोल पर केजी। समझ में आ रही बात? क्या बोलेंगे इसे? मोल पर केजी, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? मोलल। क्या बोलते हैं? मोलल। जैसे मोलैरिटी की यूनिट मैंने बताया था ना कि मोलर होगी या मोल पर लीटर होगी, ऐसी इसकी क्या होगी? मोल पर केजी या मोलल होगी। इसकी यूनिट क्या होगी भैया हमारी? क्या बोलते हैं? जो नॉर्मेलिटी आ गया इसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट पर लीटर या फिर नॉर्मल बोला जाएगा। और स्ट्रेंथ को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ को हम बोलेंगे ग्राम पर लीटर के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, अगली जो हमारी यूनिट है 7वें नंबर की वो है बेटा फॉर्मेलिटी। हालांकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इनके ऊपर इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फॉर्मेलिटी बिल्कुल रिलेट करती है मोलैरिटी से। फर्क कितना है? फॉर्मेलिटी कैलकुलेट की जाती है आयोनिक कंपाउंड की मोलैरिटी। फॉर्मेलिटी क्या होती है? फॉर्मेलिटी होती है आयोनिक कंपाउंड की मोलैरिटी। बस इतना ध्यान रखना है आपको, और कुछ भी याद नहीं रखना। तो आयोनिक कंपाउंड की जो मोलैरिटी होगी उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेलिटी बोलते हैं। सर मोलैरिटी का फॉर्मूला बताओ क्या था? मोलैरिटी का फॉर्मूला था कि वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। था कि नहीं था? बस आपने क्या कर देना, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट को हटाकर इसकी जगह क्या लगा देना है? फॉर्मूला वेट लगा देना है। क्या लगा देना है? फॉर्मूला वेट। तो फॉर्मूला वेट क्या है भैया? फॉर्मूला वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। क्या है भैया? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। समझ में आ रही बात? लेकिन ये एक्चुअल होता है। क्या होता है? एक्चुअल होता है, ये प्रेडिक्टेड नहीं होता। देखो, मैंने आपसे बोला, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे बोला कि NaCl का मॉलिक्यूलर वेट बताइए कितना है। बताओ कितना बताओगे आप इसका? आप बताओगे सर इसका मॉलिक्यूलर वेट 58.5 है। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत वाली बात है? हाँ है ना? अरे है, कोई दिक्कत? अब ये आपका आयोनिक कंपाउंड है, दिखने में क्या है आपका?
1 मोल है। कितने मोल है भैया? 1 मोल है। जैसे ही आप इसको पानी के अंदर डालोगे तो टूट जाएगा किसके अंदर? 2 मोल के अंदर। तो 2 मोल के अंदर मतलब मोल, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर क्या हो रहे? चेंज हो रहे, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। सिमिलर वेट बात हमारे कहाँ पर आती है? वो हमारे यहाँ पर आती है कि फॉर्मूला निकल करके आता है। समझ में आ रही बात? की बात क्लियर है भाई? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? हाँ भाई, कोई टेंशन वाली बात है? तो ये क्या है हमारा? ये हमारा फॉर्मूला वेट होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयनिक कंपाउंड, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल वेट। एक्चुअल की जगह इसे ऑब्जर्व्ड भी बोल सकते हैं, ऑब्जर्व्ड की जगह इसे प्रैक्टिकल वेट भी बोल सकते हैं, कैलकुलेटेड वेट भी बोल सकते हैं कि नहीं, कैलकुलेटेड तो नहीं बोलेंगे। यहां तक समझ में आ रही बात? चलिए, अब रिलेशन आता है बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। ध्यान से देखिएगा क्या आता है भैया मेरे पास में रिलेशन आता है सर, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी। ठीक है, चलिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? वो वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या है भाई? मॉलिक्यूलर वेट इंटू में क्या हो गया हमारा? वॉल्यूम इन ml हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? ध्यान से देखिएगा। अरे हो गया कि नहीं हो गया? है भाई, समझ में आ रही बात? अच्छा, फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मेरा क्या हो गया सर? वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम। मॉलिक्यूलर वेट की जगह क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला वेट इंटू वॉल्यूम इन ml यूज होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई, ध्यान सुनिएगा। अब अगर मान लो, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं फॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाई मोलैरिटी कर दूं, क्या कर दूं? फॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाई मोलैरिटी कर दूं। अब ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट कर दूं या करके दिखाऊं? डायरेक्ट कर दूं। देखो, अगर मैं इसके डिवाइड में ये लगाऊं तो वेट 1000 गया, वॉल्यूम से वॉल्यूम गया, क्या बचा? फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट बचेगा। हाँ या ना? अरे बोलो भाई। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को ही हम बोलते हैं आपके आई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आई क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं आपका वॉन्ट हॉफ फैक्टर। क्या बोलेंगे भैया? वॉन्ट हॉफ फैक्टर। ये आपके आगे काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये आई। समझ में आ रही बात? तो आई का मतलब क्या है कि जो आपका ऑब्जर्व या आपके प्रैक्टिकल या आपके एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड है, उसको थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू आई इंटू मोलैरिटी। ये मेरा फॉर्मूला यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। या फिर अगर मैं यहां से आपसे फॉर्मूला वेट निकालने की बात करूं तो वो क्या होगा? आई इंटू मॉलिक्यूलर वेट की मैं यहां पर बात कर सकता हूं। समझ में आ रही बात? अरे भाई क्लियर है? कोई टेंशन वाली बात है? तो ये चीज बेटा आपको क्या रखनी है? ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। मैंने यहां पर टोटली क्या कर दी? सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमारी यहां पर क्या हो गई? खत्म हो गई। ठीक है, कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं जहां पर आप न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। एक आता है हमारे पास में इफेक्ट ऑफ डाइल्यूजन। क्या आता है भैया? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूजन। सर मेरे पास में कोई सॉल्यूशन गिवन है, आइदर उसकी नॉर्मेलिटी गिवन है, आइदर उसकी क्या गिवन है? मोलैरिटी गिवन है। अब मैंने क्या किया? अब मैंने उसको नॉर्मल के मतलब कॉन्सेंट्रेशन का कोई सॉल्यूशन ले लिया। उस किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन में मैंने क्या डालना शुरू कर दिया? पानी डालना शुरू कर दिया। पानी डाल के उसको क्या कर दिया भाई? मैंने कर दिया डाइल्यूट। क्या कर दिया भाई? डाइल्यूट। अब डाइल्यूट करके सॉल्यूशन हमारा कुछ और बन गया, तो हमें क्या निकालना है? सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को या सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करनी है। तो इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर नॉर्मेलिटी गिवन होगी तो N1V1 इज इक्वल टू क्या होगा? N2V2, और मोलैरिटी गिवन होगी तो क्या होगा? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ध्यान से सुनिएगा, V1 क्या है? V1 है वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूजन। क्या है भैया? वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूजन। V2 क्या है? V2 है वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूजन। पानी मिलाने के बाद में जो टोटल वॉल्यूम है वो क्या है? आपका V2 है। तो अगर मैं V2 की कैलकुलेट करूं तो V1 तो कुछ पहले से मौजूद था, और X नाम का वॉल्यूम आपने क्या किया? ऐड किया होगा। तो यहां से V2 इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया? मेरा V1 प्लस X निकल के आ गया। और X क्या होगा? X होगा आपका वाटर एडेड। आपने कितना वाटर ऐड किया है एक्स्ट्रा, वो आपका क्या हो गया? वो आपका यहां पर बेटा एक्स निकल के आ जाता है। अरे नहीं यार, समझ में बात? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, तो ये तो था कब? जब आपने सॉल्यूशन को क्या किया? डाइल्यूट किया। डाइल्यूट करने का मतलब क्या है? पानी मिलाया। अब ऐसे समझिए ना कि मान लो मेरे पास में ये बीकर था, इस बीकर के अंदर मेरा वॉल्यूम कितना था? ये तो मेरा V1 था, और इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी थी? M थी। हाँ या ना? ध्यान से देखिएगा। अब मैंने क्या किया? अब मैंने इसके अंदर इतना पानी एक्स्ट्रा मिला दिया। कितना मिला दिया एक्स्ट्रा? ये कितना मिलाया? X। इस बार पानी तो यहां से यहां तक हो गया ना? कितना हो गया? वो V1 प्लस X। इसी को मैंने क्या बोला? V2 बोला। हाँ या ना? अब इसकी मोलैरिटी M थोड़े रह जाएगी, मोलैरिटी कुछ और हो जाएगी। वो मैंने क्या मान लिया? वो मैंने M2 मान लिया। समझ में आ रही बात? तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूजन।
ठीक है। चलिए एक कॉन्सेप्ट और आता है बेटा, इफेक्ट ऑफ मिक्सिंग। क्या आता है भाई? इफेक्ट ऑफ मिक्सिंग। ध्यान से देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट क्या है भैया हमारा? एक कॉन्सेप्ट है हमारा सर इफेक्ट ऑफ मिक्सिंग। सर आपने दो सॉल्यूशन ले लिए, कितने सॉल्यूशन? दो सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, आपने क्या ले लिया? आपने ले लिए दो सॉल्यूशन ले लिए। ध्यान से देखिएगा, दो सॉल्यूशन ले लिए। एक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, एक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, बेसिकली नॉर्मेलिटी के रेस्पेक्टिव बात करेंगे। एक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कुछ और है, उसका वॉल्यूम कुछ और है। ध्यान से देखिएगा, दूसरे सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कुछ और है, उसका वॉल्यूम कुछ और है। तो उस कंडीशन में आपने दोनों को मिला दिया। अब रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और उसका वॉल्यूम क्या होगा आपको ये बताना है। समझ में आ रही है आपको बात? तो मैंने क्या बोला भैया? मैंने आपको बोला कि आपके पास में दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन अगर हैं, सारे के सारे आपने मिक्स कर दिए, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी होगी वो क्या होगी? तो बेटा डिपेंड करेंगे आपको इस बात के ऊपर कि आपका सॉल्यूशन किस तरह का है। आपका सॉल्यूशन क्या है भैया? किस तरह का है? अगर आपको ये डिपेंड करना है, इस चीज के ऊपर यहां से पता लगेगा। ठीक है, मान लो आपके पास में मल्टीपल सॉल्यूशन है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा? नॉर्मेलिटी उस सॉल्यूशन की फाइनल की जो रिजल्टेंट होगी, ध्यान से सुनिएगा, तो वो क्या होगा? N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3। आ रही बात समझ में? डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा? V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। समझ में आ रही बात? कैसे हुआ? वही था ये NV इज इक्वल टू, अब V फाइनल वॉल्यूम तो बढ़ गया ना, वॉल्यूम थोड़ा ही वो होगा। नॉर्मेलिटी रिजल्टेंट तो घट बढ़ सकती है, लेकिन वॉल्यूम तो हमेशा एडिटिव नेचर का होगा। तो ये आपको क्या रखना है? ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस प्रॉब्लम फॉर्मूले की क्या है? ये फॉर्मूला तब है जब आप यहां पर मिक्सिंग करते हैं ऑफ सेम टाइप सॉल्यूशन। किसकी करते हैं भैया? सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन की मिक्सिंग करेंगे। मतलब या तो आपके सारे के सारे क्या होंगे? एसिड होंगे, या सारे के सारे क्या होंगे? आपके बेस होंगे। समझ में आ रही बात? यानी कि जब आपके सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन आप यहां पर यूज कर रहे हैं, तो केवल और केवल यहां पर क्या होगा? यही फॉर्मूला यूज किया जाएगा। ठीक है, लेकिन सवाल यह है सर, अगर ध्यान सुनिएगा, अगर दोनों के दोनों अलग हो गए, सर एक एसिड हो गया एक बेस हो गया, एसिड और बेस को हमने मिला दिया, तो उस कंडीशन में ध्यान से सुनिएगा, तो NR यानी रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 माइनस V2 करूं क्या? नहीं, V1 प्लस V2, क्योंकि वॉल्यूम तो हमेशा क्या हो रहा भाई? ऐड हो रहा। अब आपके मन में सवाल निकल के आएगा कि N1V1 में और N2V2 में एसिड किसे रखना और हमारा क्या रखना है? बेस किसे रखना होता है? ये आपने क्या रखना है? ये आपने ध्यान रखना। समझ में आ रही बात? क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा। तो आपको ये सॉल्यूशन की वैल्यू किस में लानी? पॉजिटिव में लानी। तो ये बेसिकली ये वैल्यू आपको क्या लानी पड़ेगी? बड़ी लानी पड़ेगी, पॉजिटिव। तो N1V1 वैल्यू जिसकी भी हायर होगी, हायर बोले तो अगर वो किसकी होगी? एसिड की होगी, तो सॉल्यूशन कैसा होगा भैया हमारा? सॉल्यूशन भी हमारा एसिडिक होगा। रिजल्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक सॉल्यूशन एसिड था, बेस था, दोनों को मिक्स कर दिया, बताइए फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी तो होगी और नेचर ऑफ सॉल्यूशन भी बताइएगा। तो नॉर्मेलिटी तो निकाल दोगे, लेकिन नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है? सर N1V1 पे आपको वो वैल्यू रखनी है जिसकी NV की वैल्यू हाई है। जिसकी क्या है भैया? NV की वैल्यू हाई है। अगर ये हायर किसके लिए आया? बेस के लिए आया, तब सॉल्यूशन कैसा होगा भैया आपका? तब सॉल्यूशन आपका बेस होगा। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि NV को हम बोलते हैं मिली इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे भैया इसको हम? मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, ये वैल्यू जिसके लिए हाई होगी उसी को आपको क्या मानना है? N1V1 मानना है। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये हमारे काम की बात है। समझ में आ रही बात? अभी क्लियर है? क्लियर है? चलिए तीसरी कंडीशन हम यहां पर पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। किसके बारे में बात करें भैया? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। सर टेम्परेचर अगर हम घटा बढ़ा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन पर क्या फर्क पड़ेगा? ध्यान सुनिएगा, ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिसमें हमने वॉल्यूम देखा। क्या देखा भैया? वॉल्यूम देखा। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा? वॉल्यूम बढ़ता है। नहीं बढ़ेगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। भाई आपने दूध रखा, आंच दे रहे, आग लगा रहे, नीचे गैस जल रहा, तो वो फैलने लगेगा, उबाल मारने लगेगा। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पे क्या बढ़ेगा भाई? वॉल्यूम बढ़ेगा। अब ध्यान सुनिएगा, अब जितनी भी तुमने टर्म पढ़ी, तुमने कैसे पढ़ी? कोई भी तुमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिसको तुमने पढ़ा है उसमें वॉल्यूम हमेशा कहां आया? नीचे की तरफ आया। नोट करो, चेक कराऊं? आ जाइएगा, देखिएगा सबके अंदर वॉल्यूम देखिएगा। ठीक है, यहां पर तो खैर मैंने लिखा ही नहीं है। चलिए मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? वेट इनटू, अच्छा वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। बताओ मोलरिटी और वॉल्यूम क्या है?
m रेसिप्रोकल है 1/v, हाँ है ना, आ रहा नहीं आ रहा। उसके बाद में क्या आया मेरा, मोलैलिटी में तो खैर वॉल्यूम ही नहीं है तो टेम्परेचर का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ रही बात। उसके बाद में यहाँ पर क्या आया हमारा, उसके बाद में हमारा आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में भी कहाँ आ रहा वॉल्यूम, सर नीचे की तरफ आ रहा, रेसिप्रोकल है तो नॉर्मेलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी गई है किसके भैया, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगी, यानी वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। उसके अलावा यही सेम कहानी स्ट्रेंथ की फॉर्मेलिटी की, हालांकि हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अच्छा एक बात तो बताओ, सिंपल सा फंडा है, टेम्परेचर वॉल्यूम बढ़ाने पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। वॉल्यूम का मतलब है मतलब डाइल्यूट कर रहे हैं आप चीजों को, तो डाइल्यूट करने पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। भाई आपके खाने में नमक तेज हो गया, आप शिकंजी बना रहे नमक तेज हो, आप क्या कर देते हो, और पानी ऐड कर दोगे, क्यों, क्योंकि वो और ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगी। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम आ रहा है तो वॉल्यूम उसके क्या होगी, रेसिप्रोकल होगी। तो अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। ध्यान सुनिएगा, हालांकि टेम्परेचर का इफेक्ट ऐसा नहीं है इतना डायरेक्ट जितना मैंने आपको बता दिया, वो तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूं टेम्परेचर, वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन के कंक्लूजन की बात कर रहा मैं। हालांकि कई जगह पर ऐसा होगा कि जहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या कंक्लूजन दे सकता हूं कि अगर मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ाने पर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपके डिक्रीज होगी। कहने का मतलब यह है कि सर अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इससे नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी जो होगी सॉल्यूशन की वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। बस अभी जनरल ट्रेंड आपको क्या रखना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में हम यहाँ पर आगे बात करेंगे अगली क्लासेस के अंदर। तो ये था बेटा हमारा थर्ड लेक्चर, जिसमें हमने क्या देखा, जिसने हमने सभी के सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को क्या कर लिया, पूरा कर लिया। समझ में आ रही बात। अब कल की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं भाई, कल की क्लास में हम पूरा का पूरा एक लेक्चर होगा जिसमें जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ चुके हैं, चाहे वो परसेंटेज W/W हो, परसेंटेज V/V हो, ppm हो, मोलैरिटी हो, मोलैलिटी हो, मोल फ्रैक्शन हो, स्ट्रेंथ हो, फॉर्मेलिटी हो, सभी के ऊपर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल कल की क्लास में करने वाले हैं। जितने भी फॉर्मूले शॉर्ट मैंने आपको यहां पर कराए हैं सबके एप्लीकेशन देखेंगे, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन देखेंगे, इफेक्ट ऑफ आपके क्या बोलेंगे आपके इफेक्ट ऑफ मिक्सिंग देखेंगे, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सारी चीजें कल बेटा हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो कल हमारा न्यूमेरिकल का पोर्शन होगा, कल हमारी कोई थ्योरेटिकल क्लास नहीं होगी। उसके बाद में हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यानी कि चैप्टर का एक हाफ क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हम चैप्टर को यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, तो पहला पार्ट चैप्टर का क्या हो गया, दूसरा पूरा हो गया। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे रोल्स लॉ, हेनरी लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, और थर्ड पार्ट में हम पढ़ते हैं बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो टोटल हमारे 3 पार्ट के अंदर ये चैप्टर क्या होगा, डिवाइड होगा। समझ में आ रही बात। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए।